नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर सिंह आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विषय इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमारा जो आज विषय है वो क्या रहेगा? दंड एवं न्याय व्यवस्था है जो इनकी सुल्तानों की रहती है सल्तनत काल में। और दूसरा रहेगा इनका जो साहित्य है, दिल्ली सल्तनत का साहित्य देखेंगे इसके बाद। तो न्याय व्यवस्था के बारे में देखेंगे। जो दिल्ली सल्तनत है, इनका न्याय का जो मुख्य साधन क्या रहता है? कुरान रहता है, हादिस रहता है, इज्मा रहता है। ये इनके मुख्य साधन थे। और मुख्य जो न्याय करता था, न्यायाधीश होता था सल्तनत में, वो कौन होता था? सुल्तान होता था। तो चलिए हम देखते हैं इनकी सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था। सबसे पहले हम देखें जो सल्तनत काल का जो हम यहाँ पर देखेंगे न्याय विभाग है। कौन सा न्याय विभाग है? यह एक असंगठित था, असंगठित रहता है। यह कोई सुचारू रूप से संगठित नहीं था, कोई लिखित रूप से इनका नहीं था, संविधान था। तो इनका जो न्याय का जो मुख्य स्रोत होता है, न्याय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या रहता है? न्याय का मुख्य स्रोत है, इसकी बात करें तो वो रहता है कुरान। कुरान को ही यह न्याय का साधन मानते थे, इसी के अनुसार न्याय होता था। कुछ विद्वानों का मानना है जो यहाँ पर लोग होते थे, प्रजा होती थी, हिंदू बहुसंख्यक होती थी, तो अपनी लहर और अपनी बुद्धि के अनुसार ही जो काजी लोग हैं, जो सुल्तान न्याय करते होंगे, जरूर उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय भी होता होगा। फिर यहाँ हम देखेंगे मुख्य स्रोत कुरान हमने देख लिया। और मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ पर हम देखें सल्तनत काल में जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश का जो कार्य है वो कौन करता था? समय सुल्तान करता था, समय सुल्तान करता था। और अदालत की बात करें, अदालत जो थी, या हम देखें सुप्रीम कोर्ट जो था वो क्या था? सुल्तान का दरबार ही था। क्या था? सुल्तान का दरबार ही था। यहीं पर आकर के हम देखते हैं सुल्तान के दरबार में ही अदालत लगती थी, यहीं पर कचहरी लगती थी, यहीं पर न्याय होता था। एक सुप्रीम कोर्ट की भांति ये काम करता था। इल्तुतमिश के समय हम देखते हैं जो फरियादी होता था वो लाल वस्त्र पहनकर आता था और अपनी, जिससे पता चलता था ये कोई फरियादी है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जब रदिया दिल्ली के तख्त पर बैठती है, जनता के सम्मुख आती है, जब वो नमाज का समय होता है, नमाज अदा करने के बाद लोग आते हैं, तो लाल वस्त्र में बाहर आती है। और कुछ लोगों का सामना है, पता नहीं स्त्री लाल वस्त्र में सुंदर लगती है इसलिए पहने होंगे, लेकिन उसकी एक फरियाद थी कि आप मुझे दिल्ली की सत्ता पर बैठाओ। और जो वर्तमान के नेताओं की भांति वो भी बड़े बड़े वादे उनके साथ करती है। अगर वह कहती है कि वह उनके अनुसार सत्ता नहीं कर पाई या शासन का संचालन नहीं कर पाई, तो बेशक उसका सर है जो धड़ से अलग कर दिया जाए। इस समय जो फरियादी था, हमने देखा लाल वस्त्र पहन कर आता था इल्तुतमिश के समय में। तो मुख्य न्यायाधीश होता था वो कौन होता था? समय सुल्तान होता था। फिर हम देखेंगे सुल्तान का जो सलाहकार था, सुल्तान का सलाहकार क्या होता था? जो काजी है, मुख्य काजी है, मुख्य काजी है, जिसे क्या कहा जाता था? दीवान ए कजा। किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए कजा जो है सुल्तान का सलाहकार होता था। क्या होता था? सुल्तान का सलाहकार रहता था। मुख्य काजी यहाँ पर हम देखेंगे न्याय के जो और लोग हैं सुल्तान के अलावा, हम देखेंगे एक तो क्या था? मुख्य काजी था, इसे काजी उल कुजात भी कहा जाता था। दूसरा कौन था? सदर उस सदू। यह दो व्यक्ति होते थे। मुख्य जो काजी होता था उसका क्या कार्य होता था? मुख्य काजी का कार्य था जो सामान्य मुकदमे होते थे। क्या होते थे? जो सामान्य मुकदमे होते थे, इनको देखना या इनको निपटाना, इसका कार्य होता था मुख्य काजी का। जो सदर होता था, सदर उस सदूर होता था, उसका काम क्या होता था? जो धार्मिक मामलों से संबंधित है। क्या है? जो धार्मिक मामलों से संबंधित कार्य है या न्याय है,
संबंधित कार्य या न्याय है उसे देखना किसका कर्तव्य था? सदरुस दूर का था। अब ये जो पद है दोनों मुख्य रूप से देखा जाए तो एक ही व्यक्ति के पास होते थे, एक ही व्यक्ति के पास ये दोनों पद होते थे। कौन से? एक तो मुख्य काजी का, दूसरा सदर का। फिर उसके बाद हम देखें इनकी न्याय व्यवस्था में जो मुख्य काजी है न्याय विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो न्याय विभाग है, क्या है? न्याय विभाग है, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष मुख्य काजी रहता है, मुख्य काजी रहता है न्याय विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रांतीय न्याय है। प्रांतों में न्याय किस प्रकार से होता था? प्रांतों में भी एक काजी नियुक्त किया जाता था, सुल्तान के द्वारा एक काजी नियुक्त किया जाता था ताकि जो प्रांत हैं वहाँ पे न्याय का कार्य किया जा सके। फिर उसके बाद आते हैं जो बड़े नगर हैं। बड़े नगरों में जो न्याय का कार्य है, न्याय संबंधी कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता था? इस पद पर जो व्यक्ति था उसे क्या कहा जाता था? अमीर-ए-दाद। अमीर-ए-दाद कौन करता था? अमीर-ए-दाद। उसके बाद हम देखें जो ग्रामीण स्तर पर न्याय की बात करें तो ग्रामीण स्तर का जो न्याय है यह ग्राम पंचायतें ही देखती थी। फिर हम देखेंगे जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पर न्याय कौन करता था? ग्राम पंचायत ही देखती थी। ग्राम पंचायत जो इसके सदस्य होते थे वह ग्रामीण स्तर पर न्याय का कार्य करते थे। इस प्रकार था इनका न्याय था। तो फिर से हम इसको देख लेंगे जो सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था है वो कैसी रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सल्तनत कालीन न्याय दंड व्यवस्था फिर से, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। यहाँ पर हम देखेंगे जो सल्तनत कालीन न्याय विभाग है वह क्या था? असंगठित था, कोई लिखित नियम कानून नहीं थे। और इनका जो न्याय का मुख्य साधन है वो क्या रहता है? कुरान शरीफ रहता है। कुरान के अनुसार ही है, जो इस्लाम में हमने देखा है शरिया के अनुसार ही न्याय किया जाता था, प्रशासन उसी के आधार पर चलाया जाता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो मुख्य न्यायाधीश है वो समय सुल्तान होता था। कौन होता था? सल्तनत काल में जो मुख्य न्यायाधीश का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता था? समय सल्तनत काल के सुल्तान के द्वारा किया जाता था। इसकी अदालत, इसका दरबार होता था सुल्तान का, जो सुप्रीम कोर्ट की भांति ही होता था। अब इसका सलाहकार हम देखेंगे मुख्य काजी होता था, जिसे दीवान कजा या काजी कुजात भी कहा जाता था। यह इसका क्या होता था? मुख्य सलाहकार होता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे दीवान कजा या मुख्य काजी सदूर है। ये पद भी हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मुख्य काजी है, कौन है? मुख्य काजी है। मुख्य काजी का कार्य क्या होता था? जो सामान्य मुकदमे होते थे इनको देखना या इनको निपटाना होता था। फिर एक पद है सदर-उस-सदूर। सदर-उस-सदूर का कार्य क्या था? हम यहाँ पर विशेष रूप से देखेंगे सदर का संबंध है धार्मिक मामलों से। जो धार्मिक मामलों से संबंधित न्याय होते थे उन्हें कौन निपटाता था? सदर-उस-सदूर निपटाता था। और लगभग हम देखेंगे ये दोनों पद हैं एक ही व्यक्ति के पास हमें देखने को मिलते हैं अधिकतर समय को। उसके बाद हम देखेंगे जो न्याय विभाग है, न्याय विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था मुख्य काजी। और यह रहता कहाँ था? सदैव राजधानी में ही निवास करता था जो मुख्य काजी है। अब प्रांतों में भी काजी नियुक्त किया जाता था न्याय के लिए। अगर नगरों की बात करें तो बड़े जो नगर होते थे, नगरों में न्याय से संबंधित कार्य कौन करता था? अमीर-ए-दाद नगरों से जो संबंधित न्याय है उसका कार्य अमीर-ए-दाद करता था। वहाँ पर एक बड़ा अधिकारी होता था न्याय विभाग में। उसके बाद देखें ग्रामीण स्तर पर जो न्याय का कार्य है वो ग्राम पंचायतों द्वारा ही निपटा जाता था। अब दंड व्यवस्था की बात करें, यहाँ पर हम देखें जो दंड व्यवस्था है सल्तनत काल में कैसी थी? कठोर थी। दंड व्यवस्था कठोर थी। और यहाँ पर हम देखेंगे अंग भंग और मृत्यु दंड भी सल्तनत काल में दिए जाते थे। इस प्रकार से इनका न्याय विभाग था और इनकी जो दंड व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, हमने यहाँ पर पढ़ ली है। सल्तनत कालीन
साहित्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सल्तनतकालीन साहित्य है वह मुख्य रूप से हम देखेंगे फारसी भाषा में रचा गया। किस भाषा में? फारसी भाषा में रचा गया। क्योंकि हम देखेंगे जो सल्तनतकालीन है, जो तुर्कों का काल है, यहाँ पर भाषा कौन थी? राजकीय जो भाषा है, राजकीय जो भाषा है फारसी थी, तथा शासकीय संरक्षण मिलने के कारण जो फारसी भाषा है इसका व्यापक रूप से बड़े स्तर पर क्या होता है? विकास होता है। इसको क्या मिला? शासकीय संरक्षण मिलता है, शासकीय संरक्षण भी मिलता है, इसीलिए तो यह राजकीय भाषा कहलाती है। तो फारसी का हमें यहाँ पर बड़े रूप में विकास देखने को मिलता है इस काल में फारसी भाषा का। तो ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रंथ लिखा जाता है अल-बरूनी का ग्रंथ है एक तहकीक-ए-हिंद। कौन सा ग्रंथ है? तहकीक-ए-हिंद जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा रचा गया? अल-बरूनी के द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा। लेकिन इसकी भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा में यह रचा जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से लेखक होते हैं और कौन कौन से उनके द्वारा ग्रंथ रचे जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ताज उल मासिर। यह ग्रंथ किसके द्वारा रचा जाता है? हसन निज़ामी के द्वारा। इसका लेखक कौन रहता है? हसन निज़ामी रहता है। कोट मिलान में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे ग्रंथ का नाम होगा, साथ में उसके राइटर का नाम होगा। हसन निज़ामी जो है यह किसका सुल्तान दरबारी था या किसके समकालीन था? हसन निज़ामी है जो यहाँ पर हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। जो सल्तनत कालीन प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? हमें किससे मिलती है? हसन निज़ामी का ग्रंथ है ताजुल मासिर, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास की प्रारंभिक हमें जानकारी देता है। उससे पहले हमने देखा तहकीक-ए-हिंद है जो अल-बरूनी के समय लिखा गया, अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो अगला राइटर है मिनहाज उस सिराज, उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है तबकात-ए-नासरी। यह ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया? मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात-ए-नासरी नामक ग्रंथ लिखा गया। ये क्या थे? इस तरफ हम देखेंगे ग्रंथ है ताजुल मासिर, हसन निज़ामी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था, जो सल्तनतकालीन प्रारंभिक जानकारी इससे मिलती है। दूसरा है तबकात-ए-नासरी, यह मिनहाज उस सिराज द्वारा रचा जाता है। मिनहाज उस सिराज जो है इसे किसने संरक्षण दिया था? यह किसके संरक्षण में था? तो यह था इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। इसे अमीर खुसरो भी कहा जाता है और कुछ किताबों में जो इसका नाम है अमीर खुसरव भी मिलता है, खुसरव भी मिलता है। अमीर खुसरव का जो जन्म है कब होता है? 1253 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में। उत्तर प्रदेश का गांव कौन सा है? पटियाली गांव है। तथा यह फारसी भाषा का कवि था। कौन था? फारसी भाषा का कवि रहता है तथा इसके द्वारा अपने लेखन में हिंदी और संस्कृत शब्दों को भी स्थान दिया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। 1253 में इसका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में होता है। और भाषा, यह फारसी भाषा का कवि रहता है। हिंदी व संस्कृत के शब्दों को भी अपने लेखन में यह स्थान देता है। फारसी भाषा का कवि था। मुख्य रूप से यह इतिहासकार न होकर कवि रहता है। तथा इसका जो कार्यकाल है हम देखेंगे, लेखन कला है जो कहाँ से आरंभ होती है? यह बलबन का पुत्र था मोहम्मद। कौन था? मोहम्मद शाह, जो बलबन का पुत्र का था। इसके समय इसने जो लेखन कार्य शुरू किया था। किसके दरबार से शुरुआत होती है इसकी?
मोहम्मद शाह के समय, किसकी? अमीर खुसरो की होती है। तथा इसके द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं, जिनमें हम देखेंगे खजाइन अल फतूह आसिका होती है, तथा एक है नू सिपहर होती है। इस प्रकार से इसने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। तो इसकी प्रमुख रचनाओं की बात हम यहाँ पर करेंगे। इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रहती हैं? पहले तो हम देखेंगे किरान उस सदन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे खजाइन अल फतूह, खजाइन उल जो फतूह है। उसके बाद हम देखेंगे मिफ्ताह उल फतूह। फिर हम देखेंगे तुगलक नामा ग्रंथ लिखा गया। फिर हम देखेंगे एक ग्रंथ और है इसका, नूह सिपहर। अब जो नूह सिपहर ग्रंथ है, इसमें भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। तुगलकनामा है, इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। नूह सिपहर में देखेंगे किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय संस्कृति की मिलती है। फिर हम देखेंगे खजाइन उल फतूह जो है, इसमें क्या होता है? इसमें भी एक हमें प्रसंग देखने को मिलता है, जिसमें हमने 3-4 ग्रंथ इसके पढ़े हैं। उनमें से जो खजाइन उल फतूह है, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कौन सी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की। जैसे हम देखेंगे अलेके जो है, इसकी बाजार जो व्यवस्था है, यहाँ से हमें जानकारी इसकी मिलती है। फिर है तुगलकनामा है, किरान उस सदैन है, इसमें बुगरा खां और कैकुबाद का संवाद मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा जो मोहम्मद शाह के समय इसने अपना कार्य शुरू किया था, तथा इसने हिंदवी जो भाषा है, हिंदवी लेखन है, उसकी शुरुआत भी किसके द्वारा की जाती है? हिंदवी भाषा की शुरुआत भी किसके द्वारा की जाती है? अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। फिर हम देखेंगे तारीख फिरोज शाही, ठीक है। एक है फतवा ए जहांदारी। यह दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे जाते हैं? इनका जो लेखक है वो कौन रहता है? बर्नी रहता है। एक इतिहासकार है बर्नी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। एक इतिहासकार है इसामी इब्न बतूता। ये मुख्य रूप से किसके समय में रहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक जो है विद्वानों का संरक्षण करता था और उन्हें महत्व देता था। तो तारीख फिरोज शाही व फतवा ए जहांदारी का जो रचनाकार है, लेखक है, वो कौन सा रहता है? बर्नी रहता है। फिर तारीख फिरोज शाही एक ग्रंथ और है, वो किसके द्वारा रचा गया? अफीफ के द्वारा। हम यहाँ पर देखेंगे तारीख फिरोज शाही ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ तारीख जो फिरोज शाही है, एक अन्य ग्रंथ है। यह किसके द्वारा रचा जाता है? एक लेखक है अफीफ। अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रंथ है फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तुगलक कालीन, जो फिरोज शाह तुगलक कालीन प्रशासन है, उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, यहाँ से उनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे एक ग्रंथ है फतूह उस सलातिन। कौन सा है? फतूह उस सलातिन, जो इसामी के द्वारा लिखा जाता है। फतूह उस सलातिन। इस ग्रंथ का जो रचनाकार है वो कौन रहता है? इसामी रहता है। इसामी के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में जो चरखे का प्रचलन है सल्तनत काल में हुआ, इसकी जानकारी भी दी जाती है। इब्न बतूता है, उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है रहेला। कौन सा ग्रंथ है? रहेला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? इब्न बतूता के द्वारा, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने मुख्य काजी के पद पर भी
रखा। इब्न बतूता जो था दक्षिण अफ्रीका से आया था। कहाँ से आया था? दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश से। किससे? मोरक्को। अब मोरक्को का निवासी था, पूछा जाता है, जो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, यह जो रचनाकार हैं, जो दरबारी हैं, कहाँ कहाँ थे, कूट मिलान में प्रश्न पूछा जाता है, नाम लिखा जाता है, आगे पूछा जाता है निवासी कहाँ थे, या पूछ लिया जाता है किसके दरबार में कौन सा जो लेखक है वो रहता था। दक्षिण अफ्रीका से मोरक्को का निवासी मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इसकी बुक कौन थी? रहेला इसने पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार से हमने देखा जो साहित्य है इनका रहता है। इसको फिर से हम देख लेंगे। सल्तनत कालीन साहित्य की बात करें तो सल्तनत कालीन साहित्य है जो अधिकतर किस भाषा में रचा गया? फारसी भाषा में रचा गया है। और हम देखेंगे इनकी जो राजकीय भाषा है, शासकीय संरक्षण है, किसे मिलता है? फारसी को मिलता है। और इसी कारण क्या होता है? फारसी भाषा का इस काल में विकास होता है। तो तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना की जाती है अल-बरूनी के द्वारा। ये पहले का ग्रंथ है और यह अरबी भाषा में रचा गया। और इसके बाद इनके ग्रंथों की बात करें, हम देखेंगे जो मुख्य लेखक हैं तो उनमें हम देखेंगे यहाँ पर ग्रंथ है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन था? किसके द्वारा रचा गया था? तो यह हसन निज़ामी के द्वारा। हसन निज़ामी किसका दरबारी था? हसन निज़ामी जो है किसके दरबार में रहता था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक और था, फख्र ए मुदबिर। क्या नाम से था? फख्र ए मुदबिर नामक एक दरबारी को भी इसने संरक्षण दिया था। फिर उसके बाद है तबकात ए नासरी, एक ग्रंथ है। तबकात ए नासरी ग्रंथ का लेखक है मिनहाज उस सिराज, जिसे इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया था। तथा यह जो तबकात ए नासरी ग्रंथ है यह नासिरुद्दीन, किसे? नासिरुद्दीन महमूद को, नासिरुद्दीन महमूद जो है इसे क्या किया गया था? इसके लिए लिखा गया था। नासिरुद्दीन महमूद के लिए तबकात ए नासरी यानी किसको समर्पित था? तबकात ए नासरी जो ग्रंथ है मिनहाज उस सिराज के द्वारा किसे समर्पित किया गया? नासिरुद्दीन महमूद को। और किसके संरक्षण में रहता था? मिनहाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश के संरक्षण में। उसके बाद है बहुत ही फेमस है अमीर खुसरो या अमीर खुसरो। इसका जन्म कहाँ होता है? 1253 ईस्वी में होता है। कि कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के किस गांव में होता है? पटियाले गांव में होता है। यह कोई इतिहासकार नहीं था, फारसी भाषा का एक कवि था। तथा इसने अपने लेखन में हिंदी व संस्कृत शब्दों को स्थान भी दिया था और हिंदवी भाषा की शुरुआत इसके द्वारा की जाती है। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद शाह जो ग्यासुद्दीन बलबन का शहजादा है, उसके समय इसने लेखन कार्य है जो अपना आरंभ किया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो मुख्य रचनाएं हैं किरान उस सुदैन, जिसमें बुगरा खान और कैकुबाद का संवाद मिलता है। उसके बाद है खजाइन उल फतूह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसकी बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो प्रजा के कल्याण के लिए बताता है। मिफ्ताह उल फतूह है एक ग्रंथ इसका। अगला ग्रंथ है तुगलकनामा। फिर हम देखेंगे नूह सिपहर जो ग्रंथ है भारतीय संस्कृति की जानकारी ये थे। एक ग्रंथ है इसका 6 नंबर पे हम देखेंगे आशिका। कौन सा है? आशिका ग्रंथ की जो रचना है किसके द्वारा की गई? अमीर खुसरो के द्वारा की गई। इसमें हमें देवल देवी जो गुजरात की राजकुमारी थी और ऐके का जो पुत्र है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिजर खान, इनकी जानकारी मिलती है। इनके बीच जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में यह बुक लिखी गई है। फिर अन्य ग्रंथ हैं जो अन्य लेखकों के हैं उनके बारे में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण रहते हैं। तारीख फिरोज शाही। उसके बाद है फतवा ए जहांदारी। ये दोनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे, बर्नी के द्वारा। अब बर्नी जो है फतवा ए जहांदारी में क्या करता है? अलाउद्दीन जो खिलजी है इसकी बाजार व्यवस्था की, किसकी? बाजार व्यवस्था की जानकारी देता है अलाउद्दीन खिलजी की। बर्नी का ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी। फिर अगला ग्रंथ हम देखें तो यह रहता है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही का ग्रंथ, तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? अफीफ के द्वारा लिखा गया। तारीख ए फिरोज शाही एक बर्नी के द्वारा भी लिखा गया है और दूसरा तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? अफीफ के द्वारा भी
लिखा गया। दूसरा हम देखें फतूहात ए फिरोज शाही, यह ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक स्वयं के द्वारा लिखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? फतूहात ए फिरोज शाही। उसके बाद है फतू उस सलातीन, यह ग्रंथ इसामी के द्वारा लिखा गया, महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसका, इसामी द्वारा रचित फतू उस सलातीन ग्रंथ किसके द्वारा है? बुक किसकी रचना है? यह है इसामी की। और उसके बाद है एक महत्वपूर्ण है इब्न बतूता है, अमीर खुसरो है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे जो इब्न बतूता है इसका जो ग्रंथ है कौन सा रचा इसने? तो इसका नाम है रहेला पुस्तक। किसने रची? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता हम देखेंगे 1333 ईस्वी में भारत आता है। कहाँ से आता है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से? मोरक्को का निवासी था और इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तथा इसके समय यह चीन भी गया था, चीन भी राजदूत के रूप में यह अपना एक दूत मंडल लेकर गया था। इसी के साथ ही जो फारसी साहित्य है या सल्तनतकालीन साहित्य है हमने कंप्लीट कर लिया है। इनकी न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो आज के साथ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो भटनेर IAS यूट्यूब देखने वाले सभी मित्रों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।